आप एज ए वुमेन कैंडिडेट, वो भी हरियाणा की पॉलिटिक्स में, जिसको लेकर बाहर ये चर्चा होती है कि ऑनर किलिंग है, वेरी हाईली पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो कैसे आप काम कर पा रही है? क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं? मैं एक बात बोलना चाहूँगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर्स में तो हमें दे दिया, जैसे वो पेपर्स में विकास करते हैं, जैसे पेपर्स में उन्होंने बेटी को बचाया, बेटी को पढ़ाया, वैसे ही पेपर्स में हमें आरक्षण भी दे दिया। अब आप एक बात बताइए, 1974 में हमने पहली बार आरक्षण मांगा था और आज तक हमें वो धरातल पे मिला नहीं है। अभी भी जो बोला गया है, मोदी जी ने बोला है कि पहले मैं गिनती करवाऊंगा, फिर परसिमन होगा, फिर उसके बाद कहीं जाके 2029 के आसपास या 2034 भी हो सकता है, इट्स नॉट स्पेसिफिक, कि उस समय हमें बाद में फिर वो आरक्षण धरातल पे मिलेगा। इतना इंतजार हमें क्यों? क्या यही बात अगर आदमियों के लिए होती तो वो भी इतना ही वेट करते क्या? फिर बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि एटलीस्ट हमने दिया तो सही, इससे पहले यूपीए की सरकार रही, एनसीपी उसका हिस्सा थी, तो आप लोग क्यों नहीं ये कर पाए? किरण चौधरी का नाम आता है तो ठीक है, वो उनका खुद का एक कद है, लेकिन कहा जाता है कि वो बंसीलाल परिवार की बहू हैं। उधर कुमारी शैलजा, उनके फादर साहब से उनको जो है लेगेसी कहीं ना कहीं जोड़ी जाती है। तो आप किस तरीके के चैलेंज देख रही है, खासकर एक वुमेन कैंडिडेट को हरियाणा की जनता कितना सीरियस ले रही है? आपको कैसी मुश्किलें वहां पर देखने को मिल रही है? तो यहाँ पर आप एनसीपी से ही लड़ेंगी या फिर कोई जुगाड़ बैठा तो हो सकता है कि कांग्रेस से टिकट ले आए, या इस तरह का कुछ हो सकता है? लेकिन आप इसमें क्या मानती है, क्या इस विद इन वुमेन रिजर्वेशन ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन अलग से निकाला जाना चाहिए? और अगर ऐसा है तो फिर क्यों नहीं इस बिल का विरोध किया गया? एनसीपी के भी जो लोग हैं, सबने समर्थन में वोट क्यों दिया? आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर आप चुनाव जीतती हैं लड़ने के बाद, तो आपके सपनों का नारनौंद या आपके सपनों का हरियाणा आप कैसा देखना चाहते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में, और हमारे साथ सोनिया दुहन जी मौजूद हैं। एनसीपी की नेता हैं और हरियाणा में कई जगहों पे आपने इनको प्रदर्शनों में देखा होगा। खासकर जो मंत्री संदीप सिंह का सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला था, उनकी जो महिला कोच है उसको लेकर इन्होंने बड़ी पुरजोर लड़ाई लड़ी, और उनका जो झंडा फहराने का कार्यक्रम था वहाँ पर भी इन्होंने जाके विरोध किया था। तो आज सोनिया दुहन जी से बात करेंगे। तो दुहन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि एनसीपी के लिए आप यहाँ काम कर रही हैं और आप नेता भी हैं एनसीपी की, तो हरियाणा में आपकी क्या तैयारी है? कौन से हलके से आप तैयारी कर रही हैं और क्या फ्यूचर आप अपना यहाँ देखती हैं? देखिए, मैं पीछे से नारनौंद हलके से आती हूँ और मेरी जो तैयारी चल रही है नारनौंद से ही चल रही है, और पिछले काफ़ी टाइम से मैं नारनौंद में ही एक्टिव हूँ और यहीं से मैं आगे चुनाव की तैयारी में भी हूँ। नारनौंद हल्का आपने चुना है और उस हल्के की बड़ी चर्चा रहती है, क्योंकि जो विधायक है वहाँ के मौजूदा, वो कई बार कई चीज़ें बोलते हैं जिनकी काफ़ी चर्चा होती है मीडिया में। तो वहाँ पर अभी हमने देखा है कि कुछ पंचायतें आपने की हैं, खासकर महिलाओं को लेकर। तो आप एज ए वुमेन कैंडिडेट, वो भी हरियाणा की पॉलिटिक्स में, जिसको लेकर बाहर ये चर्चा होती है कि ऑनर किलिंग है, वेरी हाईली पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो कैसे आप काम कर पा रही है? क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि हरियाणा में पैदा होने के बाद चैलेंजेस नहीं थे, हरियाणा में काम करने में चैलेंजेस नहीं थे, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बीइंग अ गर्ल यहाँ पे स्टैब्लिश होना, यहाँ पे काम करना, क्योंकि आपको पता है कि हमारी सोसाइटी लड़कियों के लिए कितनी रिजर्व्ड है, कितनी कंजर्वेटिव है। लेकिन धीरे 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 थोड़े टाइम पहले परिवार ने भी अपोज किया, फिर विद द टाइम बीइंग जब उनको लगा कि अब ये गिव अप नहीं करने वाली है, तो सबने सपोर्ट करना शुरू किया। और अब तो ऐसा होता है कि आप अक्सर आपने मेरी पंचायतें देखी होंगी, और जब कभी भी लोगों में मैं जाती हूँ तो लोग बड़े इज्जत से, बड़े मान से, बड़े प्यार से मिलते हैं। अच्छा, एक बार जब आपका नाम दिल्ली की मीडिया में भी चर्चा में आया, तो सबको बड़ी हैरानी थी कि भाई हरियाणा की कौन लड़की है एनसीपी में। तो कैसे आप एनसीपी में, मतलब शरद पवार जी, एनसीपी, इनके नज़दीक कैसे पहुंची? ये सफ़र आपका कैसा रहा? देखिए, मैं पूना गई थी फ्लाइंग कोर्स के लिए और पायलट बनने के लिए, पैरामोटरिंग की फ्लाइंग के लिए। उसी समय मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ एनसीपी के साथ, मैं इंट्रोड्यूस हुई और वहीं से मैंने एनसीपी के साथ काम करना शुरू किया था। आज आई गेस 12 साल हो गए हैं मैं एनसीपी के साथ ही काम कर रही हूँ। तब मैंने शुरू किया था, आज भी यहीं हूँ। तो अभी आप नारनौंद से चुनाव लड़ने की तैयारी करें, लेकिन हाल ही में वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो पास हुआ है संसद से, और बीजेपी जो है, प्रधानमंत्री मोदी खुद जाके अपने भाषणों में कह रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने का काम किया है। आपका क्या टेक है इस पर? मैं एक बात बोलना चाहूँगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर्स में तो हमें दे दिया,
जैसे वो पेपर्स में विकास करते हैं, जैसे पेपर्स में उन्होंने बेटी को बचाया, बेटी को पढ़ाया, वैसे ही पेपर्स में हमें आरक्षण भी दे दिया। अब आप एक बात बताइए, 1974 में हमने पहली बार आरक्षण मांगा था और आज तक हमें वो धरातल पे मिला नहीं है। अभी भी जो बोला गया है, मोदी जी ने बोला है कि पहले मैं गिनती करवाऊंगा, फिर परसिमन होगा, फिर उसके बाद कहीं जाके 2029 के आसपास या 2034 भी हो सकता है, इट्स नॉट स्पेसिफिक, कि उस समय हमें बाद में फिर वो आरक्षण धरातल पे मिलेगा। इतना इंतज़ार हमें क्यों? क्या यही बात अगर आदमियों के लिए होती तो वो भी इतना ही वेट करते क्या? लेकिन फिर बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि एटलीस्ट हमने दिया तो सही, इससे पहले यूपीए की सरकार रही, एनसीपी उसका हिस्सा थी, तो आप लोग क्यों नहीं ये कर पाए? शायद फिर इन लोगों को पता नहीं है। एनसीपी, माननीय पवार साहब वो पहले आदमी थे जब वो सीएम थे महाराष्ट्र के, उन्होंने पंचायती राज हो, ब्लॉक समिति हो या जिला परिषद हो, उसमें सबको 50% रिजर्वेशन दिया था। बीइंग ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। उसके साथ साथ अगर आपको पता हो, व्हेन ही वॉज द डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने ही लड़कियों को रिजर्वेशन दिया था डिफेंस में भी। लड़कियों के लिए उन्होंने कितना काम किया है, अगर मैं अभी आपको गिनवाना शुरू करूं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैं गिनवा सकती हूँ। तो इन लोगों को, शायद जो लोग बोल रहे हैं बीजेपी के, इन लोगों को पवार साहब के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है। ये शायद नहीं जानते कि उन्होंने लड़कियों के लिए कितने काम किए हैं। ये वो इंसान थे जिन्होंने जब अपनी वाइफ को बोला कि हम एक ही बच्चा पैदा करेंगे, वो बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके बाद हम फैमिली प्लानिंग करेंगे, तो वो लड़की पैदा हुई, जो हमारी ऑनरेबल सुप्रिया ताई जी हैं, वो पैदा हुई। उसके बाद ही वो बीइंग अ मेल, जब कोई मेल सोचता भी नहीं था, फीमेल भी नहीं सोचती थी फैमिली प्लानिंग की, बीइंग अ मेल उन्होंने फैमिली प्लानिंग करी थी। मुझे लगता है इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई और नहीं हो सकता। अच्छा, अब जो आप अपने हल्के से तैयारी कर रही हैं, आप देखते होंगे कि जिस तरीके से जितनी भी वुमेन पॉलिटिशियन है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो सेल्फ आइडेंटिटी के अलावा वो किसी न किसी दूसरी चीज़ से एसोसिएट करते हैं। चाहे अगर किरण चौधरी का नाम आता है तो ठीक है, वो उनका खुद का एक कद है, लेकिन कहा जाता है कि वो बंसीलाल परिवार की बहू हैं। उधर कुमारी शैलजा, उनके फादर साहब से उनको जो है लेगेसी कहीं ना कहीं जोड़ी जाती है। तो आप किस तरीके के चैलेंज देख रही है, खासकर एक वुमेन कैंडिडेट को हरियाणा की जनता कितना सीरियस ले रही है? आपको कैसी मुश्किलें वहाँ पर देखने को मिल रही है? मुझे लगता है कि जब आपको लोगों के बीच में रहना होता है, काम करना होता है, आपको किसी लेगेसी की ज़रूरत नहीं है। मेरी लेगेसी ये है कि मैं किसी किसान परिवार से आती हूँ, किसान मजदूर की बेटी हूँ और एक बहुत ही आम से घर से आती हूँ। यही मेरी लेगेसी है और यही मेरी स्ट्रेंथ है। और लोगों को ये वीकनेस लगती होगी, लेकिन ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं किसान के घर से आती हूँ और मुझे पता है मेरी सोसाइटी को, मेरे किसानों को, मेरे मज़दूर भाइयों को, मेरी बहनों को चाहिए क्या। तो मुझे किसी भी लेगेसी की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। और आपको कि मुझे चैलेंजेस, मुझे नहीं लगता अब मुझे कोई चैलेंजेस बचे हैं अदर देन ये जो कुछ लोग हैं। इनके अलावा लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, चैलेंजेस तो मुझे नहीं लगता अब कोई बचे हैं। कुछ चैलेंजेस हैं जो लड़कियों के लिए बचे हैं, उनके लिए मैं काम करना चाहती हूँ, मुझे कोई चैलेंजेस नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से एनसीपी इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है और एक बड़ा जो समूह है वो खड़ा हो गया है बीजेपी के सामने इंडिया के रूप में, तो यहाँ पर आप एनसीपी से ही लड़ेंगी या फिर कोई जुगाड़ बैठा तो हो सकता है कि कांग्रेस से टिकट ले आए, या इस तरह का कुछ हो सकता है ना? नहीं, मुझे जुगाड़ की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद इंडिया अलायंस में सारी मीटिंग्स का पार्ट रही हूँ अब तक। और बीइंग फ्रॉम एनसीपी, मैं जिन जिम्मेवारियों को एनसीपी में देख रही हूँ, मैं स्टूडेंट नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। उसके साथ साथ अभी पीछे मुझे सेंट्रल ऑफिस का इंचार्ज भी बनाया गया है। तो माननीय पवार साहब ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है और ये सारी वो चीज़ें वो खुद ही देख लेंगे। हम इंडिया का हिस्सा है और उससे पहले भी 25 साल से एनसीपी अस्तित्व में आई थी। तब से आज तक हमने कभी भी अलग से चुनाव नहीं लड़ा है। हमने हमेशा साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या अभी पीछे गुजरात हो या बाकी स्टेट्स हो, यहाँ भी हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि वुमेन रिजर्वेशन का जो बिल है कि सभी लोगों ने उसका समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस ने बाद में उसमें कहा कि इसमें ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं का रिजर्वेशन अलग से होना चाहिए। लेकिन आप इसमें क्या मानती है, क्या इस विद इन वुमेन रिजर्वेशन ओबीसी, एससी, एसटी का रिजर्वेशन अलग से निकाला जाना चाहिए? और अगर ऐसा है तो फिर क्यों नहीं इस बिल का विरोध किया गया? एनसीपी के भी जो लोग हैं सब ने समर्थन में वोट क्यों दिया?
देखिए, हमने समर्थन में वोट इसलिए दिया है क्योंकि हमें लगा कि शायद ये वोट देते ही ये इमीडिएट लागू हो जाएगा, और शायद जो चेंजेस के लिए हमारे से पूछा जाएगा कि इसमें और क्या क्या चेंजेस होने चाहिए और वो चेंजेस इसमें किए जाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह जैसे आनन फानन में हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी कैबिनेट होती है या बीजेपी की जितनी भी सरकार है वो होती है, वैसे ही आनन फानन में इन्होंने फटाफट साइन करवाया सबसे और इसको लागू कर दिया। हमें चेंजेस पे बात करने के लिए मौका ही नहीं दिया गया। और ऑफ कोर्स जब हम ओबीसी की बात करें, एससी एसटी की कम्युनिटी की बात करें, होना चाहिए बिल्कुल विद इन द रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपलिफ्टमेंट की। महिलाओं में भी उन महिलाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उनके लिए काम किया जाए, उनकी आवाज़ को कोई उठाने वाली महिला हो। मैं इस चीज़ का समर्थन करती हूँ कि विद इन द रिजर्वेशन होनी चाहिए। आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर आप चुनाव जीतती हैं लड़ने के बाद, तो आपके सपनों का नारनौंद या आपके सपनों का हरियाणा आप कैसा देखना चाहती हैं? मैं चुनाव जीतूँ ना जीतूँ, मेरे सपनों के हरियाणा में मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा सपना ये है कि कभी, जैसे हम अक्सर रात को खेतों के बीच में से जाते हैं, तो आदमी पानी लगा रहे होते हैं या वो रोड पे टहल रहे होते हैं, तो उस समय मुझे कभी कोई महिला नहीं दिखती है। मैं चाहती हूँ उस समय मैं महिलाओं को भी वहाँ टहलते हुए देखूँ, ताकि हर महिला सेफ हो। मैं जब पूना जाती हूँ, जब मैं महाराष्ट्र जाती हूँ, अक्सर रात को भी अगर आप 2 बजे बाहर घूम रहे हो तो आपको अनमूनन लड़कियाँ ऐसे टहलती हुई दिखती हैं। जैसे अपने यहाँ होता है ना, यूँ सिट्टी मारना, लड़की को देख के चिढ़ाना या गंदी हरकतें करना, वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ लड़कियाँ बिल्कुल सेफ़ हैं। वहाँ एकदम नॉर्मल तरीके से जैसे लड़के रहते हैं लड़कियाँ रहती हैं, वैसा हरियाणा मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि गाँव में 6 बजे के बाद लड़की बाहर निकल सके और वो सिक्योर हो, उसको कोई खतरा ना हो। हमारे घरों में घुस घुस के जो गैंग रेप हो रहे हैं वो ना हो। हम 50% वोटर हैं इस देश की भी, इस स्टेट की भी। हमारे साथ वो भद्दे मजाक ना हो हमारी अपलिफ्टमेंट के नाम पे जो हमारे साथ अभी हो रहे हैं। एक बात ये। दूसरी बात जो मैं देखना चाहती हूँ, मैं सारी पार्टियों से कहना चाहती हूँ, सरकारों से कहना चाहती हूँ, हमें काम करने के लिए बाहर क्यों जाना पड़ता है? हमें 8-10 हज़ार 15 हज़ार की नौकरी के लिए गुड़गांव जाना पड़ता है, राजस्थान जाना पड़ता है, छत्तीसगढ़ जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है। क्यों वो काम हमारे गांव में नहीं आ सकता है? हरियाणा में 90% गांव है, तो 90% गाँव को के अपलिफ्टमेंट के लिए आपको उस इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए वो काम गांव में लाना पड़ेगा, तभी हरियाणा का उद्धार हो सकता है। अदरवाइज़ आप देख रहे होंगे ऐसे कई गांव घोषित हो चुके हैं जिन्हें हम घोस्ट विलेजेस बोलते हैं। आपके जींद में ही एक है। वो क्यों? क्योंकि लोग वहाँ से वो गांव छोड़ के बाहर चले गए हैं और वहाँ लोग, लेडीज़ और बुज़ुर्गों के अलावा कोई नहीं बचा है। तो ऐसी हालात मैं हरियाणा के नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ यहाँ के युवा को यहीं रह के, चाहे वो 8-10 हज़ार की नौकरी मिले, वो यहीं पे मिलनी चाहिए, क्योंकि उस 8-10 हज़ार रुपये में वो गांव में 5,000 आराम से सेव कर सकता है। इससे मैं अपनी देश की, अपने प्रदेश की इकॉनमी को भी बूस्ट करती हूँ। तो मैं ऐसा हरियाणा देखना चाहती हूँ जहाँ सारी चीज़ें बहुत अच्छी हों, सब बहुत प्रेम से रहते हों। जो ये जहर आज जाति पाति का हमारे में फैल रहा है, जो धर्म का ये बीजेपी जहर फैला रही है हमारे में, जो हमारे में पहले नहीं था, वो सारी चीज़ें जो समाज पहले हमारा होता था, आप ये बोलते थे ना हरियाणवी में कया करते, गाम राम हो है, तो वो गाम राम में देखना चाहूँ मैं। तो सोनिया दुहन थी हमारे साथ और उन्होंने बताया कि वो किस तरह का हरियाणा का वो सपना देखती हैं और क्या कुछ हरियाणा की पॉलिटिक्स को लेकर उनका प्लान है। उनका कहना है कि नारनौंद हल्के से वो चुनाव लड़ेंगी और एनसीपी में फ़िलहाल वो हैं और उन्होंने कहा है कि टिकट भी वो एनसीपी से ही लाने की कोशिश करेगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मोदी सरकार है, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आई है, उसमें रिजर्वेशन के अंदर महिलाओं के लिए ओबीसी, एससी और एसटी आरक्षण की भी वो समर्थन करती है। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ राहुल यादव, जींद, हरियाणा तक।